गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे अबाउट एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके पहले मैंने बताया था ज्योग्राफी के एक वीडियो में, ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया था, 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किए थे। तो उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो थी उसको मैं पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करूँगा, लेकिन हाँ बताऊँगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में था क्या। एक होता है ड्रिफ्ट, एक होता है रिफ्ट। रिफ्ट मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना, और ड्रिफ्ट मतलब किसी चीज़ को जब कोई भी चीज़ टूट जाती है तो वो वहाँ से हट जाए, अपनी जगह छोड़ दे, हाँ मूव कर जाए, तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्टिंग। और रिफ्टिंग मतलब कोई चीज़ ब्रेक हो जाए, मतलब वहाँ से टूट जाए। तो वैसे ही जो साइंटिस्ट बहुत सारे हुए हो ज्योग्राफी के, जो जानकार थे, उन्होंने माना कि जो हमारी अर्थ है तो इसका अलग अलग टाइप से आविष्कार हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि वैसे तो किसी ने बनाई नहीं इसे, लेकिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें केवल इतनी बात बताई गई कि कहीं ना कहीं जो आज हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स पहले ऐसे नहीं थे। वो 7 कॉन्टिनेंट्स पहले एक ही कॉन्टिनेंट, मतलब एक ही पूरा लैंडमार्क हुआ करता था। मतलब जैसे अब 7 हिस्सों में बट गए हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, एशिया, पूरा सब देखे अगर हम वहाँ, तो यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, तो ये सारी 7 जो इस समय कॉन्टिनेंट्स हैं, तो ये पहले माना गया कि ये कॉन्टिनेंट्स एक ही में थे। और उस समय जब वो एक में थे, तो मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, वो क्या था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का पहला पॉइंट है कि जब सातों एक ही में थे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सातों टुकड़ों को अगर कोई बड़ा सा पेपर है तो उसके 7 टुकड़े किए जाए, और फिर अगर उनको जोड़ना हो, तो अगर सारे टुकड़े हमारे पास हैं तो हम एक साथ ला करके जोड़ देंगे। वैसे ही कहा कि पहले सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स टूट गए ब्रेक होने से, तो वो सब पहले एक ही में थे। उस समय उसे क्या कहते थे, पैंजिया। नाम दिया उन्होंने पैंजिया। तो उस समय उसे उन्होंने नाम दिया पैंजिया। अर्थ में एक ही लैंड जो थी, उस समय नाम दिया पैंजिया। लेकिन जो हमारी अर्थ है उस पर जो भूमि है यानी ज़मीन है, लैंड है, तो वो तो बहुत कम है। उससे भी तकरीबन 3-4 साढ़े 3 गुना ज़्यादा जो हमारी अर्थ पे है वो वाटर है। तो सी वाटर, ओशन वाटर जो है, तो उस समय कतई सी का बंटवारा नहीं हुआ था, ओशंस का बंटवारा नहीं हुआ था। इसलिए जैसे आप देखते हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, बहुत सारे ओशंस मिलते हैं। तो उस समय केवल एक ही नाम था ओशंस का भी, वो था पैंथलासा। और फिर जब डिवीज़न हुआ तो जो अंटार्कटिका मतलब नीचे साइड में जो थे, साउथ की साइड में, तो उस साइड में गोंडवाना रीजन रहा, और ऊपर की साइड में क्या रहा अर्थ की, तो वो रहा टेथियस, जिन्होंने नेम दिया ज्योग्राफी के जो साइंटिस्ट हुए ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो उन्होंने जो ऊपर नॉर्थ साइड में था तो उसे टेथियस नेम दिया, और जो साउथ फॉल डायरेक्शन में था तो उसे उन्होंने क्या नेम दिया, गोंडवाना रीजन। इसी गोंडवाना रीजन में हमारा इंडिया कभी ना कभी एग्जिस्ट करता होगा। ये जो थ्योरी है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसीलिए बहुत सारी नई नई थ्योरीज आई। लेकिन ये क्योंकि स्टार्टिंग है ज्योग्राफी की, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो फिर क्या हुआ, जब वो गोंडवाना रीजन और टेथियस में 2 रीजन्स में बट गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग हुई। ड्रिफ्टिंग मतलब क्या होता है, रिफ्टिंग मतलब किसी चीज़ को ब्रेक करना, मतलब कोई चीज़ क्रैक हो जाए उसमें, टूटने वाली हो। और ड्रिफ्टिंग मतलब टूट के वहाँ से मूव कर गई। तो फिर वैसा ही हुआ, पहले रिफ्टिंग हुई कुछ फोर्सेस के जरिए। अब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी तो उससे रिलेटेड जो थ्योरीज मिली, तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ फोर्सेस थे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स था, टाइड एंड फॉल था। तो ये सब बहुत छोटे फोर्स हैं, इनके जरिए कभी भी कोई ऐसा नहीं हो सकता इंसिडेंट, कि बहुत ज़्यादा रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हो जाए, मतलब क्रैक्स डेवलप हो जाए और वहाँ से अपनी जगह छोड़ करके जो लैंड है, भूमि है, वहाँ से हट जाए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब बहुत छोटे फोर्स हैं। जैसे अगर हम ग्रेविटी के ही देखें तो 9.8 है लगभग समथिंग। तो बहुत कम ग्रेविटी है ना। तो ग्रेविटी के जरिए कतई कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है, कि जो लैंड है, पूरी पूरी भूमि वो ही पूरी टूट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और भी फोर्सेस रहे, और भी कारण रहे, जिसकी वजह से ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। ड्रिफ्ट का मैंने मतलब बताया, टूट के अलग होना, और रिफ्ट का मतलब क्या होता है, केवल क्रैक्स डेवलप होना वहाँ पे।
तो इस थ्योरी में फिर कहा गया और ज़्यादा जब ब्रेक हो गए हाँ कॉन्टिनेंट्स, हाँ जो जो लैंड थी हाँ उसमें पूरी ज़मीन हाँ, तो फिर क्या हुआ 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया। कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो अर्थ थी यानी कि जो हाँ पृथ्वी है तो वो बट गई। अब जो है मैं उन्होंने जो साइंटिस्ट थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिन्होंने एक्सप्लेन करी हाँ, तो उन्होंने क्या बताया, कहा कि कुछ एविडेंसेस दिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए। पहले तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई 4 पॉइंट्स में, फिर उसके बाद उन्होंने एविडेंस दिए जो कि ये प्रूव करते हैं कहीं ना कहीं कि उनकी थ्योरी जो है सच है। तो कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल भी मानते हैं। लेकिन तो ये कौन कौन से 6 पॉइंट्स है तो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पहला पॉइंट है जिग। अगर आपको देखना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, वीडियो फर्स्ट है ज्योग्राफी का, तो उसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो जिग्सॉ फिट देखेंगे। पहला जो पॉइंट उन्होंने बताया एविडेंस के तौर पे, भाई कोई भी साइंटिस्ट जब कोई भी बात करता है तो उसे एविडेंस देना नेसेसरी होता है कि कोई बेस तो हो अपनी बात को रखने के लिए। इसलिए उन्होंने एविडेंसेस प्रोवाइड किए। कौन कौन से एविडेंसेस? कुछ तो एविडेंस मानने योग्य ही नहीं है, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका सही में डिवीज़न हुआ है। कैसे हम देखेंगे। तो पहला जो उन्होंने पॉइंट बताया वो जिगसॉ फिट। इसका मतलब क्या है? ये सब मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं हाँ, और ये जो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स लिखी हैं वो उन्होंने बताए हैं, एविडेंसेस दिए हैं। तो एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, पहले हर चीज़ का मतलब देखते हैं क्या है। पहले है जिग्सॉ फिट्स। तो जिग्सॉ फिट का मतलब क्या होता है? जिग्सॉ फिट मतलब नाम से ही पता चल रहा है फिट। फिट मतलब कुछ थोड़ा फोड़ा जाए और फिर उसको फिट करे। तो जिग्सॉ फिट इसका मतलब होता है हाँ कि कुछ कॉन्टिनेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, कुछ कॉन्टिनेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेपर ले तो तोड़े, तो जैसे पेपर हम एक फाड़ेंगे तो जो दोनों पेपर होंगे जो हम आपस में जोड़ेंगे हाँ तो फिर वो जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कॉन्टिनेंट्स थे तो अगर उनको देख करके ऐसा लगता था मैप में हाँ कि वो अगर हम उन्हें जोड़ें तो वो जुड़ सकते हैं हाँ। तो कहीं ना कहीं उसी से उन्होंने डिक्टेट कर दिया हाँ कि ये जिग्सॉ फिट हमारे जो अर्थ है, भूमि है, लैंड है, उसके साथ हुआ है। अगर हम उसे जोड़े हाँ, क्योंकि कुछ जगह माना गया और ज़्यादा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग जो ड्रिफ्टिंग थी हो गई हाँ, तो जिसकी वजह से छोटे छोटे आइसलैंड वगैरह बन गए। लेकिन ये बात गलत है, आइसलैंड वगैरह बने लेकिन अलग तरीके उसके थे, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा हाँ अगली वीडियोज़ में। तो जिग्सॉ फिट का मतलब केवल ऐसा है हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देता हूँ। जैसे अगर ये कुछ पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ ऐसा उभरा हुआ पार्ट है हाँ, तो फिर अगर इसका दूसरा पार्ट होगा तो कुछ ऐसा ही तो होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा, तो फिर ये पार्ट उसमें जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो मतलब क्या हुआ हाँ। या अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका और जो गल्फ ऑफ गिनिया है, गल्फ ऑफ गिनिया जो है, साउथ अफ्रीका एंड गल्फ ऑफ गिनिया, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स देखे, एग्जांपल्स और भी थे मैंने लिखे नहीं हाँ, जो सूटेबल एग्जांपल्स थे उन्हीं को रखा है हाँ। गल्फ ऑफ गिनिया मैप में देखेंगे तो गल्फ ऑफ वर्ल्ड मैप में तो गल्फ ऑफ गिनिया एंड द साउथ अफ्रीका सीम्स लाइक इट विल ज्वाइन, मतलब लगते हैं देखने पे हाँ कि वो दोनों जुड़ जाएंगे हाँ। अगर गल्फ ऑफ गिनिया देखे और साउथ अफ्रीका देखे तो अभी भी उनको देख करके ऐसा लगता है, जब कितनी ज़्यादा ड्रिफ्टिंग हो चुकी है फिर भी लगता है वो आपस में जुड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने पहला जो प्रिंसिपल बताया, एविडेंस दिया हाँ, सबूत कि उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सच है। इसलिए तो जिग्सॉ फिट जो है हाँ, पहला एविडेंस दिया उन्होंने जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स रखे, साउथ अफ्रीका सीम्स टू बी फिट इन गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये हो गई पहला फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड कौन सा एग्जांपल है? सेकंड एग्जांपल है टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट इसका मतलब क्या होता है? जैसे इसका बेस्ट और सुटेबल एग्जांपल जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। कौन? तो अगर हम इंडिया में देखें अपने भारत में हाँ, तो फिर हमको पता चलता है कि अगर कोई रीजन्स में हम देखें तो ऐसा लगता है, जब हम पहले तो जो इंडिया था वो एग्जिस्ट कहाँ करता था, उन्होंने इसका पूरा जब वो गोंडवाना रीजन में इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था तब से रिलेशन बताया है। कैसे देखेंगे?
कि माना हाँ कि जब गोंडवाना रीजन में जब इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था, गोंडवाना रीजन क्योंकि साउथ की तरफ था, पोल के पास में था, इसलिए हाँ पोल के पास में था तो वहाँ वो बहुत ही ठंडा प्रदेश रहा होगा, क्योंकि माना कि वहाँ पे फिर ग्लेशियर्स वगैरह भी जमे होंगे। तो कहीं कहीं पे टिलाइट डिपॉजिट मतलब होता है ग्लेशियर्स का डिपॉजिट होना। अब कोई भी व्यक्ति जैसे अगर फॉर एग्जांपल स्लाइड पे अगर झूलेगा, जैसे अगर रेत पड़ी है हाँ उसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति हाँ फिसलता है हाँ, तो क्या होगा, कुछ निशान बनेंगे, कुछ निशान ऐसे जरूर हो जाएंगे हाँ जो कि स्लाइडिंग मोड में दिखाई देंगे, हाँ कुछ मिट्टी खिसकेगी। ऐसे ही कहीं कहीं ग्लेशियर्स टिलाइट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। इससे भी माना उन्होंने हाँ कि इंडिया में क्यों माने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले गोंडवाना रीजन में था। हाँ अब 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गया, लेकिन पहले गोंडवाना रीजन में था, क्योंकि वहाँ पे गोंडवाना रीजन में था क्योंकि पोल के पास में था, तो वहाँ पे बर्फ जमती थी, ग्लेशियर्स थे, और फिर वो ग्लेशियर्स हटते गए धीरे 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 धीरे, जैसे कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा। नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ जो है कॉन्टिनेंट्स बढ़े हैं, उनकी ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग हुई है। तो जो इंडिया था तो वहाँ पे भी इसीलिए ग्लेशियर जो टिलाइट डिपॉजिट्स हैं वो पाए जाते हैं। टिलाइट डिपॉजिट मतलब ग्लेशियर्स कहीं से डिपॉजिट हो जाए, मतलब स्लाइड कर जाए, हाँ पिघल जाए, तो वहाँ पे कुछ निशान बने होंगे हाँ। तो इसी से रिलेशन बता करके बोला कि इंडिया में टिलाइट डिपॉजिट्स पाए जाते हैं क्योंकि वो गोंडवाना रीजन में एग्जिस्ट करता था। इससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि इसीलिए टिलाइट डिपॉजिट जो है वो भी एक एविडेंस है हाँ, ये बात सिद्ध करने के लिए हाँ, प्रूफ करने के लिए कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो सही है। जो थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया वो होता है फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स मतलब हाँ जो एनिमल्स से रिलेटेड हाँ चीज़ें होती हैं हाँ, जैसे उनकी हड्डियाँ वगैरह ये सब हाँ। तो फॉसिल्स में क्या बताया हाँ कि अब फॉसिल्स था, उन्होंने एग्जाम्पल एक दिया कि मीजोसॉरस का। मीजोसॉरस जैसे एग्जाम्पल कि अगर कोई भी एनिमल होता है, तो कोई भी एनिमल या कोई भी पर्सन भी अगर, तो वो अगर कहीं भी रह रहा है हाँ, अगर उसको कहीं दूसरी जगह अगर लिविंग अपना करना है, वहाँ अगर किसी दूसरी जगह में वो रहने जाता है हाँ, तो फिर वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ का, तो वहाँ पे कुछ समय तक वो सुटेबल नहीं हो पाएगा जब तक उसकी वहाँ आदत नहीं पड़ जाती हाँ। वैसे ही और जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनमें वो लोग तो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हर जगह नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मंकीज़ हैं, हर जगह नहीं रह सकते हैं हाँ। डॉग हैं तो उनकी भी अलग अलग स्पेसीज़ हैं, कोई नॉर्मल देसी कुत्ता अगर जाएगा कहीं भी हाँ तो वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा हाँ। तो अगर जिंदा भी रहना है एनिमल्स को, तो वहाँ उनकी अलग स्पेसीज़ हैं, वहाँ वो वैसे रहते हैं। तो उन्होंने एग्जांपल दिया मीजोसॉरस का, मतलब मीजोसॉरस तब होते थे, डायनासोरस वगैरह जब जो मैंस थे, ह्यूमंस थे, वो होते ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डायनासोरस वाली भी बात सच हो। तो जो फॉसिल्स थे, हड्डियाँ वगैरह थी, उन सबसे पता चला हाँ कि जैसे एक उन्होंने एग्जांपल दिया मीजोसॉरस के बारे में कि ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल हुआ करता था। जो मीजोसॉरस है वो फ्रेश वाटर रेप्टाइल हुआ करता था, जो कि कहाँ कहाँ उसके फॉसिल्स मिले, साउथ अमेरिका में एंड अफ्रीका में। साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में फॉसिल्स मिल रहे हैं हाँ। अगर मीजोसॉरस के, तो इसका मतलब क्या हुआ हाँ, इसका मतलब हुआ कुछ ना कुछ रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से जो कुछ मीजोसॉरस थे वो इधर खिसक गए, कुछ इधर खिसक गए हाँ, ऐसा सब माना हाँ। ये जो साइंटिस्ट हुए विलियम हाँ, तो उन्होंने बताया हाँ कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ड्रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग की वजह से फॉसिल्स भी हटे, और जो वो लोग जहाँ रह रहे थे उनकी जगह भी हट गई हाँ। और फिर अब जो इसीलिए जब जगह हट गई, रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग हुई हाँ, तो ये बात सिद्ध कर रही है, यहाँ पे प्रूफ कर रही है कि ड्रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सच है, क्योंकि फॉसिल्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कभी वो एक ही हुआ करता होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं हाँ, वो इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पूरी तरह से अगर ना माने तो कुछ हद तक सही है। फोर्थ पॉइंट कौन सा माना? प्लेसर डिपॉजिट्स। इसका मतलब क्या होता है? फोर्थ पॉइंट है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इसमें क्या बताया? प्लेसर डिपॉजिट्स में बोला था कि प्लेसर डिपॉजिट्स मतलब होता है कि जैसे जो सोने की खदान थी एक जगह ब्राज़ील में, सोने की खदानें मतलब जो गोल्ड वेन्स जिसको हम सोने की खदान कहते हैं यहाँ, वो पाई जाती थी ब्राज़ील में। वो पाई जाती थी कहाँ? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में वहीं पे एक रिवर है, तो उसी के ज़रिए माना गया कि कुछ ना कुछ जो वहाँ पे खदानें थी सोने की ब्राज़ील में, तो वो बहती रहीं बहती रहीं बहती रहीं, और फिर जो घाना का रीजन था हाँ,
एक जगह है घाना, तो उस रीजन में आकर के लग गई और वहाँ भी कुछ गोल्ड पाया जाने लगा, क्योंकि वो नदियों से बह बह करके आई हैं और वो वहाँ से डिपॉजिट हो गए जो थे गोल्ड वेन्स, मतलब जो सोना था वहाँ से डिपॉजिट हो गया, वो घाना में आया। तो मतलब कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी, एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन पर अगर कोई चीज़ जा रही है तो वो कैसे जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब सब एक ही में रहा होगा तब उसका डिपोजिशन है, जब वहाँ से सेपरेट चीज़ें हुई तब हो सकता है ये ना। हाँ, अब आधी नदी इधर है आधी नदी उधर है तो फिर कैसे हो सकता है। हाँ, तो इस बात से भी उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश करी कि प्लेसर डिपॉजिट्स जो है, लेकिन इस सबूत को, इस एविडेंस को बहुत लोग सच भी नहीं भी मानते हैं। तो प्लेसर डिपॉजिट्स के जरिए उन्होंने माना कि गोल्ड्स बीन जो घाना में पाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं पहले ब्राज़ील में थी। फिफ्थ पॉइंट क्या उन्होंने बताया कि जियोलॉजिक एविडेंस थे, उनके जरिए उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करना चाहा, प्रूफ करना चाहा। क्या? तो उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल रखा। हाँ, कहा कि साउथ ईस्ट ब्राज़ील एंड रॉक फॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो साउथ ईस्ट ब्राज़ील है, ब्राज़ील में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में जो रॉक फॉर्मेशन है, मतलब वहाँ दोनों जगहों पे एक ही तरह के पत्थर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अगर उनकी कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशंस और एटमॉस्फेयर सेम होगा तभी तो वहाँ ऐसे रॉक्स पाए जाएंगे। इसके बाद मैं रॉक्स पढ़ाऊँगा कुछ समय के बाद। हाँ, तो रॉक्स जो होती हैं वो बनती कैसे हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करूँगा। और जो स्वेल होती है वो रॉक्स के ही जरिए बनती है, जब वो टूटती जाती हैं धीरे धीरे तो जो मिट्टी होती है वो बनती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, ये साइंटिफिक व्यू है। हाँ, तो जियोलॉजिक एविडेंस उन्होंने दिया, सबूत दिया। वो क्या दिया? इसमें एग्जाम्पल उन्होंने बताया साइंटिस्ट ने कि साउथ ईस्ट ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में एंड साउथ अफ्रीका में जो रॉक फॉर्मेशन है, मतलब एक ही तरह के पत्थर पाए जा रहे हैं। कैसे पाए जा रहे हैं? वहाँ की कुछ कंडीशंस सेम रही होंगी इसलिए। तो इस बात को भी, हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है, रॉक फॉर्मेशन सेम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कभी एक में ही हुआ करते होंगे, एक ही लैंड एग्जिस्ट करती होगी, बाद में उसकी रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई होगी। और क्या उन्होंने बताया ये, क्योंकि हाँ बहुत एक और इसमें एग्जांपल दिया था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करूँगा कि बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जैसे कुछ एनिमल्स जो कि एग्जिस्ट कहीं नहीं कर सकते और वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इससे सिद्ध होता है, इससे प्रूफ होता है टोटली कि वो एनिमल्स वहाँ कैसे आए। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग हुई। रिफ्टिंग मतलब मैंने बताया कि किसी चीज़ का ब्रेक होना, वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होना, और ड्रिफ्टिंग मतलब वहाँ से वो टूट करके मूव हो जाना। हाँ, ये होगा ड्रिफ्टिंग का मतलब। तो बिहेवियर जो है एनिमल्स का सेम कैसे है, एनिमल्स एक ही जगह, जो अलग अलग जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस के एनिमल्स हैं वो एक जगह पे कैसे पाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ऑलमोस्ट 40% जो लॉयंस हैं वो पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अफ्रीकन लॉयंस जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं। इंडिया में अफ्रीकन लॉयन कैसे मिल सकते हैं? हाँ, इसके जरिए उन्होंने बताया कि गोंडवाना रीजन में जब इंडिया हुआ करता था तो अफ्रीका भी उसी रीजन्स के आसपास रहता था। तो अफ्रीका और इंडिया कहीं ना कहीं साथ ही में एग्जिस्ट कर रहा था। इसी कारण, इसीलिए जो वहाँ के लॉयंस थे, अफ्रीकन लॉयंस जो हैं वो इंडिया में 40% में आज भी मौजूद हैं। इसलिए क्योंकि वो सब पहले एक ही लैंडमार्क पे रहते थे। हाँ, जो ये इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रिलेटेड एविडेंसेस थे, जिनके जरिए जो इनके जरिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को उनके जरिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सच साबित करने की कोशिश करी। लेकिन अभी भी इस पर कहीं ना कहीं संदेह है। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज और भी आई, लेकिन सबके रीजंस अलग अलग हैं। मात्र कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही वजह से, केवल और केवल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ही वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस और हर चीज़ नहीं बदल गई, उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। तो उसके बारे में अलग वीडियोस में डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी में। ये सेकंड पार्ट है ज्योग्राफी का। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।